नमस्कार सभी को, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन हैं। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग और थोड़े से पैसे लेके पढ़ाते हैं। आवाज कैसे आएगी जब मैंने माइक ही ऑफ कर रखा है, तो आवाज कैसे आएगी बेटा। सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन हैं। और अब हम लोग आज आप सबको पता है आज हम क्या करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में इसका शुरुआत कर ली थी कि जब तक बच्चे आ रहे हैं मैं आपको याद दिला दूं कि आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप। एट एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप। और एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप के लिए हमने कुछ डायग्राम भी बना लिया था, जिसको मैं दोबारा बना दे रहा हूं। पिछला वाला स्क्रीनशॉट भी लेके आ सकते थे, लेकिन ठीक है, एक बार रिवाइज हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ये हमारे पास सर्कुलर लूप है, और इस सर्कुलर लूप को हमें साइड से देखना है। याद करेंगे, हमें इसको साइड से देखना है। ये सर्कुलर लूप ऐसा है, ठीक है ना, ये सर्कुलर लूप ऐसा है, हमें इसको साइड से देखना है। अब इसमें करंट दौड़ रहा है, अब इसमें करंट दौड़ रहा है, इसमें करंट दौड़ रहा है। भाई इसमें करंट कैसे दौड़ रहा है? इसमें करंट दौड़ रहा है क्लॉकवाइज दौड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा है। अरे भैया, ये तो देखने का नजरिया है, ये तो देखने का नजरिया है, ये तो देखने का नजरिया है। ऐसे देखोगे तो क्लॉकवाइज है, ऐसे देखोगे तो क्लॉकवाइज है, ऐसे देखोगे तो क्लॉकवाइज है। यहां पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया था हमने डीएल, जिसके बारे में बात हुई थी कि इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। आज हम उतना टाइम दोबारा नहीं लगाएंगे भाई। यहां पे डीएल है जो बाहर की तरफ होगा, ऊपर वाला डीएल अंदर होगा, नीचे वाला डीएल बाहर होगा। और यहां पे भैया हमें इसके सेंटर से इस पॉइंट पे, हमें इसके सेंटर से इस पॉइंट पे यानी कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां से जो दूरी होगी डीएल की, वो कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि ये डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस है ए, और इसका जो रेडियस है वो है आर। तो ये कितना हो गया, √r² प्लस ए स्क्वायर। ये सारी बातें लास्ट क्लास में हो गई थी। r² प्लस ए स्क्वायर, ये सारी बातें लास्ट क्लास में हो गई थी, सबको याद होगा। ये सारी बातें लास्ट क्लास में हो गई थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हमें पहले कुछ कंसीडरेशंस लिखनी होंगी, जो कि मैं नहीं लिखवा रहा हर बार। आपको क्या लिखना है, लेट अस टेक अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r, I current is flowing through the loop in clockwise direction if observed from point P. We have to find magnetic field at point P, which is at distance a, axially from the center of the circular loop. Consideration. अच्छा, अब अगर मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, तो ये मैंने एक छोटे से डीएल के लिए किया है। ये छोटे से डीएल के लिए किया, मुझे ऐसे सारे डीएल के लिए करना है। मैं सारे डीएल के लिए इंटीग्रेशन करूंगा करूंगा लेकिन पहले आओ इसकी डायरेक्शन तो देख ले। आओ पहले इसकी डायरेक्शन को तो देख ले, एक बार आओ देखते हैं क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। क्या साथ, जैसे अगर आपको याद हो हमने लास्ट टाइम में सर्कुलर लूप के लिए किया था, तो सर्कुलर लूप के लिए हमने डीएल के लिए लिया, सबकी डायरेक्शन अंदर, अगर करंट ऐसे है तो बाहर आ रही थी, ऐसे तो अंदर, तो सबकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में थी। तो हमने सबको ऐड किया इंटीग्रेट करके। बट क्या यहां पे भी ऐसा होगा? आओ जरा समझे, देखो। अब इसके लिए मुझे यहां पे अगर एक पेन मिल जाए, नहीं तो अब मुझे लगता है आप बिना पेन के भी इमेजिनेट करना शुरू कर जाएंगे। ये जो डीएल है वो अंदर है, और जो √r² प्लस ए स्क्वायर है वो ऐसे है। जो डीएल है वो अंदर है, और जो √r² प्लस ए स्क्वायर है वो ऐसे ऐसे। पहली बात तो डीएल और √r² प्लस ए स्क्वायर में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। या डीएल अंदर है, डीएल अंदर है, और r² प्लस ए स्क्वायर ऐसा है, चाहे नीचे से ले लो, चाहे ऊपर से ले लो, चाहे कहीं से भी ले लो, वो डीएल के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। वो डीएल के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है। कंसिडरेशन आएंगी, पहले पहले कंसिडरेशन आएंगे। अब आएगा अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ,
पहले कंसिडरेशन आएंगे, उसके बाद ये आएगा। तो डीएल कहां है भाई, डीएल कहां है भाई, डीएल है अंदर, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो कि हमारे लिए डिस्टेंस होता है वो यहां है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो नहीं भूले आप, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यहां पे ये थीटा तो 90 हो गया क्योंकि ये थीटा होता है डीएल और वो डिस्टेंस के बीच का एंगल, जिसको वैसे तो हम आर कहते हैं लेकिन यहां पे आर कहोगे तो कंफ्यूजन होगी, बिकॉज इस बार हमारा डिस्टेंस आर स्क्वायर नहीं है, इस बार हमारा डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो जो डीएल है और जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है वो उनके बीच में एंगल तो 90 है, तो ये तो एंगल 90 हो गया जो कि अभी मैं लिखूंगा। लेकिन क्या मुझे सारे डीएल के लिए इंटीग्रेशन करना होगा? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन देखो, ये डीएल है, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो डायरेक्शन क्या होती है बताओ? डीएल क्रॉस डिस्टेंस, जिसको हम आर बोलते हैं, डीएल क्रॉस डिस्टेंस। तो अगर ये डीएल है, अगर ये डीएल है और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो डीएल क्रॉस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, डीएल क्रॉस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, डीएल क्रॉस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे आ जाएगी, ये डीएल है, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसका क्रॉस ऐसे आ रहा है, तो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डीबी की डायरेक्शन है यार। ऑब्वियस ही बात है ये डायरेक्शन यहां पे होगी, लेकिन हमें तो इस पॉइंट, अगर आप ऐसे देखोगे ये डीएल है, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ऐसे, लेकिन हमें तो इस पॉइंट पे काम करना, तो इस पॉइंट पे तो डायरेक्शन यहां होगी। ये किसके लिए, ये किसके लिए, ये किसके लिए? अभी ऊपर वाले डीएल के लिए। आओ अब नीचे वाले डीएल के लिए बात कर लेते हैं। नीचे वाला डीएल हो चाहे कहीं का भी डीएल हो, अरे भैया कहीं का भी डीएल हो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दूर होगा। अब ये वाला डीएल जो है इसकी डायरेक्शन बाहर है भाई, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहां है? ये देखो, ये डीएल बाहर है और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये रहा, ये रहा, ये डीएल है और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये रहा, ठीक है। तो डायरेक्शन कहां से कहां होगी? डीएल क्रॉस आर स्क्वायर ए स्क्वायर, डीएल क्रॉस आर स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो आ जाएगी डीएल क्रॉस ऐसे, यानी कि इसकी डायरेक्शन आ जाएगी ऐसे। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई नीचे वाले डीएल के लिए, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड आ गई ऊपर वाले डीएल के लिए। ऑब्वियस सी बात है 3 डायमेंशनल डायग्राम है, तो आपको यहां पे थोड़ा समझना होगा। ये परपेंडिकुलर है, अगर ये डीएल है, ये आर है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है। अब वो मैं कैसे बनाऊं, तो आपको समझना होगा, ठीक है। अब क्या ये दोनों डीबी एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट है? नहीं, तो इनके बीच में तो कोई एंगल बन रहा है, तो हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम देख सके कि इनके साइन थीटा ऐड होंगे या कॉस थीटा। अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर याद है तो एक्सियल पॉइंट पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आए थे। उसके लिए आओ देखते हैं। अगर मैं दोनों के बीच में ये एंगल अल्फा बना देता हूं, अगर मैं दोनों के बीच में ये वाले एंगल को अल्फा, थीटा नहीं बना सकता बिकॉज थीटा पहले से ही मेरे पास 90 है और साइन 90 वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बना दूंगा एंगल अल्फा। अब मैं इस डीबी के दो टुकड़े कर दूंगा, मैं इस डीबी के दो टुकड़े कर दूंगा भाई, इस डीबी के दो टुकड़े कर दूंगा। एक आ गया ये और एक आ गया ये। भाई बहुत सारी मैथ्स आने वाली है, तो अगर आपका ध्यान थोड़ा बहुत भी इधर उधर तो गए आप, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास अल्फा है, ये डीबी है। अब मैथ्स कहती है कि भाई ये अगर डीबी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो क्या ये वाला एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डीबी है, लास्ट क्लास में बात हुई थी या लास्ट टू लास्ट में बात हो गई थी कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी बिकॉज ये क्रॉस प्रोडक्ट से आई है। तो ये इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये सब हटा दूंगा मैं। एक ये एंगल 90 है और एक ये एंगल 90 है। बोलो बोलो, अगर एंगल 90 है तो क्या ये वाला एंगल कॉमन हो गया? क्या ये वाला एंगल कॉमन हो गया? अगर ये एंगल कॉमन हो गया, अगर ये एंगल कॉमन हो गया, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया। इसका मतलब है ये एंगल कॉमन है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया। देखो एक बच्ची आई है खुशी कह रही है आपने लॉरेंस फोर्स नहीं कराया।
इरिटेटिंग बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इनको लॉरेंस फोर्स करना है, यहां डायग्राम, फिर कल आज 15 मिनट बाद कहेंगे डायग्राम समझ नहीं आया, नाम खुशी है। ठीक है, दोबारा समझो, ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये कॉमन उड़ा दो तो ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, जिसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि भैया ये एंगल हमारे पास हो गया है अल्फा, ये एंगल हमारे पास हो गया है अल्फा। सेम यहां पे भी होने वाला है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके दो टुकड़े कर दे रहा हूं डीबी के, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। सिमेट्री, वैसे तो सिमेट्री के हिसाब से आपको पता है यहां पे भी अल्फा ही बनेगा, बिकॉज ये भी सिमेट्री के हिसाब से अल्फा ही होगा, और ये अल्फा होगा तो सिमेट्री के हिसाब से ऑब्वियस सी बात है, अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा। ठीक है, अब अल्फा के साथ वाला और अल्फा के सामने वाला क्या होता है, ये डीबी है, तो डीबी के साथ अल्फा, अल्फा के साथ वाला होता है, एंगल के साथ वाला होता है कॉस, तो ये हो गया डीबी कॉस अल्फा, और ये हो गया डीबी साइन अल्फा। ऐसे ये अगर हमारे पास डीबी है तो इसके भी दो टुकड़े हो गए, ये हो गया डीबी कॉस अल्फा और ये हो गया डीबी साइन अल्फा। तो बताओ ट्रू या फॉल्स, सवाल पूछ रहा हूं, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। क्या ये तो मैंने दो डीएल के लिए किया है, ऐसे यहां पे भी एक डीएल होगा, यहां पे भी एक डीएल होगा, यहां पे भी डीएल होगा, क्या सारे डीएल्स के लिए कॉस कैंसिल ही होगा, क्या सारे डीएल के लिए क्रॉस एक दूसरे के ऑपोजिट ही आएंगे, क्या सारे सारे डीएल के लिए कॉस ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसे कर देगा, ये इसे कर देगा, सारे कॉस तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन सारे साइन इधर जा रहे हैं, सारे साइन इधर जा रहे हैं, सारे साइन इधर जा रहे हैं, तो सारे साइन ऐड होंगे। अरे ट्रू या फॉल्स, यस, अरे ट्रू या फॉल्स, यस, यानी सारे के सारे कॉस कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन सारे के सारे साइन कंपोनेंट्स ऐड ऑन हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे। तो इसकी कंसिडरेशन मुझे लगता है लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी। मैं बोल के लिख देता हूं, आप लोग प्लीज इसको लिख लेना, ठीक है, या मैं अगर बोल ही रहा हूं तो मैं लिख ही देता हूं प्लीज, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग एग्जाम में लिख के नहीं आओगे, पंगा हो जाएगा, ठीक है, मैं कंसिडरेशन लिख ही देता हूं यार, बाकी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। लेट अस टेक अ लूप ऑफ रेडियस I carrying current अरे a loop of radius R carrying current I, we have to find magnetic field at P axially at distance A from center, after resolving dB by each dl element, we can conclude that cosec components, कोसाइन कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, चलो अभी मैं cos components will cancel out, but sin components will add up, ठीक है, कोसाइन कहते हैं, सॉरी, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास कंसिडरेशन आ गए, ये आपको हर बार लिखनी होगी, मैं हर बार नहीं लिखूंगा भाई, ऐसे तो हमारा चैप्टर, ठीक है। अब यहां पे हम लोग लगाएंगे बायोट-सावर्त लॉ, ठीक है भाई, तो आ जाओ भाई। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ,
बायोट सेवर्ट लॉ के हिसाब से जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी मुझे उसका साइन कंपोनेंट चाहिए, यानी कि मुझे सिर्फ साइन अल्फा वाला चाहिए भाई। अभी तक हम डीबी ले रहे थे, लेकिन अब मुझे डीबी साइन अल्फा लेना है सिर्फ, ठीक है। तो डीबी की जगह तो आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आया है किसकी जगह? ये आया है डीबी की जगह भाई। अभी ये डीबी आया है, पहली बात तो ये अभी डीबी आया है। फिर साथ में साइन अल्फा आएगा। आधे बच्चे तो ये नहीं समझ पाते दो साइन कैसे आए। अरे एक साइन तो हमारा थीटा है, एक तो थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है डीएल और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, और एक साइन अल्फा वो कॉम्पोनेंट्स है जिसके लिए हमें काम करना है। ठीक है, ओके है, ठीक है। अब यहां पे डीबी साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई छोड़ देते हैं, आईडीएल साइन 90 रख देते हैं, अपॉन में इसका अगर मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो ये आ जाएगा, और साइन अल्फा को अभी फिलहाल साइन अल्फा छोड़ते हैं। ठीक है, साइन 90 क्यों आया मैं यहां पे लिख सकता हूं, बिकॉज डीएल इज परपेंडिकुलर टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया भाई, रीजन भी आ गया भाई, ठीक है। अब साइन 90 हमारे पास कितना होता है भैया, 1 हो जाता है। तो डीबी साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन 91 हो गया, आईडीएल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में बच गया है हमारे पास साइन अल्फा। अब यहां से एक थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली बात है भाई, क्या है देखो, अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मुझे अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों साइड पे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे मैं अगर इंटीग्रेशन करता हूं तो डीबी साइन अल्फा का इंटीग्रेशन से मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, बिकॉज कॉस वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो साइन वाले ही तो ऐड हो रहे हैं। यहां पे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आए साइन अल्फा अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट ही है तो अंदर बच जाएगा डीएल। मैंने पहले ही एक कांस्टेंट को बाहर ले लिया ताकि एक स्टेप बच जाए। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने पे मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी एक्सियल पॉइंट पे। मैंने ये आपको कंसीडरेशन में समझा दिया है कि डीबी साइन अल्फा को ऐड करना है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी एक्सियल पॉइंट पे। अच्छा, अब यहां पे मेरे पास म्यू नॉट अपॉन में 4 पाए आए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच रहा है, ऊपर बच रहा है साइन अल्फा। अब अगर मैं सारे डीएल 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 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 पाई आर मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 पाई आर मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 पाई आर। यहां मुझे मिलेगा 2 पाई आर। अब सारी मैथ्स बच रही है भाई, ठीक है। देखो, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो म्यू नॉट अपॉन में 2 बच गया, आई बच गया, आर बच गया, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया। लेकिन साइन अल्फा को भी तो खोल सकता हूं, साइन अल्फा को भी तो खोल सकता हूं। साइन अल्फा को कैसे खोलूंगा भाई, देखो भाई, साइन अल्फा को भी तो खोल सकता हूं, साइन अल्फा भी तो मेरे लिए कांस्टेंट है। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर ये साइन अल्फा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, आर है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो साइन अल्फा हो गया आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे डन है क्या, खत्म हो गई डेरिवेशन, मैथ्स बच रही है।
मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एक्सियल पॉइंट पे आ गई, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पे पावर 1 है, यहां पे हाफ है, ऐड करूंगा 3/2 आएगा। पूछ मत लेना कि 3/2 कैसे आया, आंखों से बिजली निकाल दूंगा मैं अगर पूछ लिया तो। ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास हाफ आ गया, बेटा हमेशा पूछते हो 3/2 आ गया, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया। मुबारक हो, मुबारक हो, आपने अपने जीवन की वन ऑफ द मोस्ट अच्छी डेरिवेशन आज खत्म कर ली है। पूरे हमारे 12th में 10-12 डेरिवेशन है जिनको करने में मजा आता है, ये उनमें से एक है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मैं आपको पढ़ने का मौका दूंगा, और अभी ये पूरी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, डेरिवेशन यहां तक ही करनी है एग्जाम में, लेकिन 2-4 बातें अभी करनी बाकी है इसके बारे में। लेकिन अभी आपके मन में पहले इसको पढ़ लो, फिर कोई सवाल चल रहा होगा तो पूछ लेना, पहले पढ़ लो। चलो आ जाओ, लो पहले पढ़ लो। पहले प्लीज पढ़ लो, फिर पूछना सवाल, अभी नहीं। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, तो कुछ सवाल है जो मैंने पढ़ लिए थे इस दौरान। पहला सवाल ये था कि स्कूल में एंगल थीटा ही लिया गया है। मेरे हिसाब से अगर आप थीटा लोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगी, बिकॉज 2 साइन थीटा आ जाएंगे, फिर आप साइन स्क्वायर थीटा ना कर दो। सेकंड सवाल जो है वो बच्चे का बड़ा वैलिड सवाल है कि आपने यहां से साइन अल्फा को साइन अल्फा से कैंसिल क्यों नहीं किया। बेटा आप कंसेप्चुअली समझ नहीं रहे, मुझे डीबी साइन अल्फा को ही इंटीग्रेट करना है। अगर मैं साइन अल्फा काट दूंगा तो मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी ही नहीं, बिकॉज नेट मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ साइन अल्फा है, बिकॉज कॉस कैंसिल हो चुका है। मुझे सिर्फ इंटीग्रेट करना है साइन कंपोनेंट्स को, कॉस को नहीं। मुझे कॉस को हटाना है, मुझे कॉस को माइनस करना है, तो कंसेप्चुअली वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं साइन अल्फा से साइन अल्फा काट ही नहीं सकता हूं, समझ रहे हो। यस, ठीक है, वो साथ चलना ही चाहिए। और क्या सवाल चल रहे थे भाई। थीटा 90 कैसे हुआ, बेटा देखो दोबारा समझो। ये जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये कैसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे। ये पूरा सर्कुलर रूप से ऐसे ऐसे इधर ही तो आएंगे। लेकिन जो एल होगा, डीएल होगा, वो तो टेंजेंशियल होगा। अब वो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, अब अगर नीचे वाला है तो वो इधर है, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। डीएल नीचे वाला डीएल बाहर है, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ऐसे। तो एंगल देखो ना कितना है, 90 है। ऊपर वाला डीएल अंदर है, ऊपर वाला डीएल अंदर है, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इनमें भी एंगल 90 है, तो हमेशा एंगल 90 रहेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, और कोई सवाल। शॉर्ट डायपोल शर्म नहीं आ रही, शॉर्ट डायपोल, ठीक है। साइड डीबी साइन अल्फा का इंटीग्रेशन किया है और दूसरी साइड डीएल का इंटीग्रेशन किया है, नो, नहीं, गलत है। पहली बात तो ये बोलना गलत है कि मैंने दोनों जगह अलग अलग इंटीग्रेशन किया। भाई दोनों जगह इंटीग्रेशन का फंक्शन अलग है।
इधर मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट हुई है और उधर डीएल फंक्शन इंटीग्रेट हुआ है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है। यस, हाँ ठीक है। हमारे स्कूल में पाई आर स्क्वायर को एरिया लिख दिया, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। हमारे स्कूल में पाई आर स्क्वायर को बच्चे कह रहे हैं एरिया लिख दिया, हाँ बट क्यों क्यों किया ऐसा, बल्कि न्यूमेरिकल्स करने में तो प्रॉब्लम होगी। बाकी ठीक है, वो गलत नहीं है, बट तरीका न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम देगा। हाँ चलो ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि उन्होंने एरिया के साथ, एरिया के टर्म्स में एक और डेरिवेशन कराई। एक बच्चा कह रहा है कि उनके यहाँ पे उन्होंने कैंसिल नहीं किया, तो उनके पास क्या आ गया, यहाँ पे पाई बचा होगा, तो पाई आर स्क्वायर को एरिया लिख दिया। तो उन्होंने कहा होगा कि ठीक है एक और फॉर्मूला कर लो जो एरिया के टर्म्स में है, ऐसा हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत है, बिकॉज जब भी एरिया दे रखा होगा जो कि ना के बराबर क्वेश्चन में दे रखा होता है, आप उसे रेडियस निकाल सकते हो। बल्कि ज्यादातर क्वेश्चन में रेडियस दे रखा होता है, उससे फिर आपको पहले एरिया निकालना पड़ेगा, तो काम बढ़ जाएगा, तो वो इररेलेवेंट सा हो जाएगा मेरे हिसाब से। चलो अब यहां पे फिर से वही बात आती है, फॉर एन टर्न्स, फॉर एन टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड वायर के एन टर्न्स होंगे, तो फॉर एन टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड वायर के अगर हमारे पास एन टर्न्स हुए, तो अगेन सारे के सारे एन टर्न्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो यही होगी भाई। तो सारे के सारे एन जैसे कि सर्कुलर लूप में थी, जिसका मतलब है कि ये आपस में ऐड होंगे। तो अगर एन टर्न्स के लिए आंसर आया तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर के साथ, कहीं पे हमें एन, यहां पे एन ऐड कर देता हूं, एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमें ना ये चेक करना है कि हमारा जो आंसर आया है क्या वो सही आया है या गलत आया है। इसे कैसे चेक करें, अब हम मुझे चेक, और एक बार एक पेपर में सवाल भी आया था, कैसे सवाल आया था बताता हूं, कि आपको एक्सियल पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और उस फॉर्मूले से एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अगर मैं इस पॉइंट से धीरे धीरे इधर जाऊंगा तो ए जीरो हो जाएगा। ए अगर जीरो हो गया तो मैं सेंटर पे पहुंच जाऊंगा। तो क्या सेंटर पे वो वाला फॉर्मूला आएगा जो लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था, आओ चेक कर लें। अगर मैं यहां से इसके सेंटर पे जाता हूं, ये एग्जाम में अगर डेरिवेशन आए तो इतना ही छोड़ना है, इसके आगे नहीं जाना है। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसी से अगर मैं बात करूं, एट सेंटर, एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, अगर सर्कुलर लूप के सेंटर पे चला जाता हूं तो ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो आया है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, एक टर्न की बात कर रहा हूं, अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अगर ए ही जीरो हो गया है तो फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, एक आर बच जाएगा, मुबारक हो। फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। आई होप आपको याद हो कि ये लास्ट क्लास में हमारे पास पहले ही आ चुका है। अरे मुबारक हो, हमारे पास लास्ट क्लास में ये पहले ही आ चुका है, हमारे पास लास्ट क्लास में ये पहले ही आ चुका है, मुबारक हो, मुबारक हो। यस, हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक है, डन है क्या, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। चलिए अब यहां पे हमारे पास ये जो डेरिवेशन है, इसने हमारे लिए एक तो एक्सियल पॉइंट पे काम किया, और एक्सियल पॉइंट के साथ साथ इसने हमारे लिए जो सेंटर वाली डेरिवेशन थी उसको भी क्रॉस चेक करवा दिया। ओके, लेकिन अब अगला टास्क क्या है, जैसे आपको याद होगा लास्ट क्लास में सर्कुलर लूप के ऊपर हमने जब डेरिवेशन की उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी किए जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थे, और एनसीईआरटी और वो तो करेंगे हम, जो कि और सवाल होंगे, लेकिन अभी हमने बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, बेसिक क्या थोड़ा अच्छे भी किए। लेकिन आज अगर मैं आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन समझाऊं कि इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं, देखो एक्सेल के ऊपर सवाल कुछ इस प्रकार से आएंगे, बड़े ही प्यारे सवाल लगते हैं मुझे, और ये भाई साहब बहुत ज्यादा छाए रहे थे पीवाईक्यूज में।
फाइंड, अच्छा ये इतने छाए थे कि लास्ट 3-4 साल से सवाल आ नहीं रहा है फाइनल पेपर में। प्री बोर्ड्स में आते हैं, स्कूल के टेस्ट में आते हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम में 2-3 साल से दिल्ली वाले सेट्स में, या जितने सेट्स में देखता हूं उसमें तो नहीं आ रहे हैं। बाकी आओ देखते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। आपको पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। डायग्राम आपको दे रखा है, डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी मत करना, ठीक है। ये आपको डायग्राम दे रखा है, और यहां से इधर और यहां से इधर ये आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ऐसा करते हैं, पहला ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भरा ना हो जाए, तो इसको हम ऐसा करते हैं। जिसमें हमें जो इसका रेडियस दे रखा है, ये सब क्वेश्चन में आपको गिवन ही है। इसका रेडियस r है और ये डिस्टेंस भी r है। इसमें भी इसका रेडियस r है और ये डिस्टेंस भी r है। ये पॉइंट P है। इसमें करंट ऐसे दौड़ रहा है I, और इसमें करंट ऐसे दौड़ रहा है I। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, इतना ही गिवन है बस, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ना जी ना, मैं ही कराऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर मैंने ये क्वेश्चन ना कराया होता, या किसी ने भी आपको ना कराया होता, और आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता, तो आप कैसे करते? दिमाग लगा लो, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, जल्दी से। ठीक है, बाय रिजॉल्विंग वेक्टर्स, गलत आंसर है, गलत आंसर। यहां पे वेक्टर रिजॉल्व करने का कोई काम नहीं है, रॉन्ग आंसर। आप थोड़े अपने से आप थोड़े अपने से लगते हो बेटा, क्लास के बीच में रुलाओ मत प्लीज। फील्ड सेपरेट निकालेंगे और ऐड कर देंगे, ओए होए 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 होए, अल्फा वाले ऐड कर दें। अरे नहीं नहीं, यशराज नाम का एक बच्चा है, मैं इसका नाम क्यों ले रहा हूं, बिकॉज ये कह रहा है हम खाली छोड़ देंगे। बेटा, आपने वो मीम देखा है ना, वो वाला मीम कौन सा है कि मुझे फैमिली देखती है। मैं गाली नहीं दे सकता। बस मैं क्या कहूँ बेटा, आप मेरे सामने होते ना, मैं आपकी नाभि में उंगली डाल के शक्तिमान बना के घुमा देता बेटा आपको। बस यही तो बात है कि तुम दिमाग लगाते नहीं हो, खाली छोड़ देता। पहली बात तो मजाक में भी ये बात नहीं बोलनी चाहिए बेटा। आपको कुछ देखो, कितने प्यारे प्यारे आंसर बच्चे लिख रहे हैं, उनकी दोनों की सेपरेटली, चाहे गलत हो चाहे सही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x पे कर देंगे क्या? ठीक है, चलो आओ, आओ देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात ये तो तय है कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जैक्टली सेम होगी, क्योंकि सारे पैरामीटर सेम है। लेकिन आओ डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो, इसमें जो करंट है, इसमें ऐसे दौड़ रहा है और इसमें ऐसे आ रहा है। इसमें जो करंट है ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे। अब अगर करंट ऐसे दौड़ रहा है, 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 करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो इसमें अगर करंट की डायरेक्शन ये है, ये है, तो क्या हमारे पास जो इसकी, अगर अभी हमने पीछे देखो ना बात की थी, ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट ऐसे दौड़ रहा था। अब अगर मैं बोलूं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पे तो इनवर्ड होती है, बट घूम के यहां से आ जाएगी, घूम के यहां से आ जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, अगर मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं कि इस वाले में अगर करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे पास बाहर वाले डायरेक्शन में आती है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो इस वाले के लिए अगर करंट इसमें ऐसे दौड़ रहा है तो नीचे आ जाएगी, या परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे आपको भी क्लियरली ये रिप्रेजेंट नहीं हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्वेश्चन में गिवन आएगा या फिर ये मैटर नहीं करेगा, बिकॉज अगर गिवन नहीं आएगा तो फिर मैटर नहीं करेगा, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर ही आएंगे। देखो, अगर डायरेक्शन पूछी होगी तो मैटर करेगा कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, अभी मैंने क्वेश्चन में दिया नहीं, या तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी या तो ऐसे होगी।
अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो या तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी या तो ऐसे होगी, ठीक है। लेकिन जैसे भी होगी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर होगी तो लेट अस सपोज इसकी इधर होगी, इसकी इधर भी हो सकती है। वो करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट होनी चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, बिकॉज एरो से उतना क्लियर नहीं होता कि ये वाला एंड बाहर है या ये वाला एंड अंदर है, तो उतना क्लियर नहीं होता, बट ठीक है, वो पेपर में गिवन आएगा। अब दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे वो सेम होगी, दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस पॉइंट पे सेम होगी, और दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। अब दोनों के बीच में अगर एंगल 9 डिग्री होगा तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 90, यानी कि 90 जीरो होता है, तो आपको पता ही आंसर आ जाएगा। यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी √2 टाइम्स ऑफ बी, यानी एक की जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके √2 टाइम्स हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी बहुत शॉर्ट में किया है, अभी हम इसको सॉल्व भी कर रहे हैं, वैल्यू भी डाल रहे हैं, लेकिन ये इस तरीके से करना है। जब एग्जैक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा तो स्टेटमेंट के साथ कर लेंगे, ठीक है। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो √2 टाइम्स हो जाएगी एक की मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन एक की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? आंसर है μ0I आर स्क्वायर, जो कि इनका रेडियस ही है, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए भी हमारे पास आर ही है, इसकी पावर 3/2 इंटू में 2, ये हमारे पास फॉर्मूला आया था, ये हमारे पास फॉर्मूला आया था, लेकिन उसमें आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, लेकिन हमारे पास ए भी आर के बराबर ही है, तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी √2। यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 2r स्क्वायर, लेकिन 2r स्क्वायर की पावर 3/2 आएगी, यानी 2r स्क्वायर की पावर 3/2 होगी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 2 की पावर 3/2 और r इसका कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब आ जाएगा। अब 2 की पावर 3/2 और यहां पे 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर तो 5/2 हो गया, यहां पे आ गया 2 की पावर 5/2। यार यहाँ पे 2 की पावर 3/2 है, प्लस 1 है, तो 2 की पावर 5/2 हो गया। आर स्क्वायर से नीचे आर क्यूब था, तो μ0I बाय आर बचेगा। अब क्या मैं 2 की पावर 5/2 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 प्लस 1/2? समझ गए? यानी 2 की पावर 5/2 को 2 की पावर, देखो ये मैथ्स में इतनी एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी शक है, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर हाफ, ये 2 की पावर 5/2 हो गया, और 2 की पावर हाफ से 2 की पावर हाफ यानी अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 बच जाएगा बेसिकली। और अगर 4 बच जाएगा, अगर 4 बच जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास μ0I अपॉन में 4r, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। डेरिवेशन इज रियली हार्ड। हाँ तो बेटा पढ़ाई को हार्ड वर्क क्यों बोलते हैं आप मुझे बताओ। देखो मैं आपसे हमेशा से एक बात कहता हूं, हार्ड अच्छी मुश्किल चीजें ही तो जीवन बनाती हैं। आप मुझे चलो एक बात बताओ, आपने आज तक लाइव कितने लोग देखे हैं, लाइव जिनकी 6 पैक एब्स हैं, लाइव लाइव सामने जिनकी 6 पैक एब्स हैं? अगर आपने अपने जीवन में 1 लाख लोग देखे हैं तो लाइव जिनकी 6 पैक एब्स हैं 2-4 देखे होंगे, और जब देखे होंगे तो आपने हैरान हो गए कि यार क्या भाई साहब शरीर को तराशा है तूने, क्या मेहनत करी होगी तूने, ये बोला होगा ना। अगर 6 पैक एब्स बनाना इतना आसान होता, हर कोई ऐरा गहरा बना रहा होता, ऐसा पेट थोड़ी ना होता सबका। जब आप किसी के YouTube पे बहुत सब्सक्राइबर देखते हो, आप कहते हो ना यार मेहनत की होगी, जब आप किसी के नीट जेई में मार्क्स देखते हो अच्छे, उसकी अच्छी रैंक आती है, आप मन में सोचते हो ना, आप उसको बोलते हो ना कितनी मेहनत की होगी। हार्ड वर्क है बेटा, हार्ड वर्क है, तभी तो इसका नाम हार्ड वर्क है, तभी तो हर कोई नहीं कर पाता। और मुझे लोग कहते हैं कि भाई, मुझे लोग कहते हैं कि भाई कह रहा आप भी अपने दिखा, मुझे लोग कहते हैं कि भाई कितना कंपटीशन है भाई, 25 लाख बच्चे नीट का पेपर दे रहे, अरे उसमें से पढ़ कितने रहे तो देखो, उसमें से जेन्युइनली पढ़ कितने रहे ये तो देखो। आप कंपटीशन नहीं है ही नहीं। आप अभी यहाँ पढ़ाई कर रहे हो ना, 90% जनता ऐश कर रही है। आपको पता है इस बैच में जितने बच्चे एनरोल होते हैं उसका 10% बच्चा लाइव क्लास लेता है,
और वो भी एग्जाम तक आते आते 7% हो जाता है। बाकी सब बीच बीच में जागते हैं, रिकॉर्डेड देखते हैं, फिर एग्जाम के टाइम पे जागते हैं। तो आप ये तो देख रहे हो कि कितने सारा कंपटीशन है, बट ये नहीं देख रहे कि 90% कंपटीशन तो सो रहा है, 90% कंपटीशन तो जागा ही नहीं है अभी, वो पेपरों में जागेगा, और आप अभी जागे हुए हो। तो आप 90% लोगों से तो ऑलरेडी आगे हो। तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा बेटा, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। हम्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, खेल खत्म। चलो लेट्स गो। अब यहां पे हमारे पास ये जो डेरिवेशन हुई, सॉरी फॉर्मूला हुआ, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। लेकिन हमारे पास अब अगला जो चैप्टर है बेटा, वो बड़ा ही प्यारा है। सुनना, टॉपिक है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ इज लाइक गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद आपने मल्टीपल चीजें करी, और ऐसा नहीं है आप रुक जाओगे, आगे भी करोगे। गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद आपने मल्टीपल चीजें करी, और जो भी बैच 2.0 के बच्चे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी बच्चे बैच 1.0 की जो मैंने रिकॉर्डिंग्स आपको दी हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चंस कराए, प्लीज देख लेना, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। जैसे यहां करा रहा हूं, ऐसे वहां पे भी कराता रहता हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे गॉस थ्योरम हमारे लिए यूज होती है, ऐसे अब इस चैप्टर में एम्पियर्स सर्किटल लॉ यूज होगा। और मैं आपको ये रिटर्न में देता हूं, देखो आशु ने साइन कर दिया, रिटर्न में ले लो मेरे से, कि एम्पियर सर्किटल लॉ अब इस चैप्टर में रोज यूज होगा। अगर आज इस चैप्टर की थर्ड क्लास है, ये चैप्टर 12-15 लेक्चर चलेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, उससे भी ज्यादा चलेगा। हर एक लेक्चर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बायट-सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ यूज कर रहे होंगे। आ जाओ भाई, इतनी इंपॉर्टेंट, ये इस चैप्टर का सेकंड हीरो टॉपिक है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। भाई ये क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ को बोलते हैं एसीएल। एम्पियर सर्किटल लॉ को हम लोग बोलते हैं एसीएल। आओ भाई, एसीएल क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ। इसकी पहले स्टेटमेंट सुनो, मजा आएगा। देखो, अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद थोड़ा अजीब लग सकता है। यह कहता है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ये एक नया वर्ड आएगा, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, द नेट लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर a closed loop is mu naught times the net current, mu naught times the net current threading the surface, mu naught times the net current threading the surface, mu naught times the net current threading the surface, mu naught times the net current threading the surface। पर अगर आपने ये लॉ पहले किया है तो चीटिंग होगी, लेकिन पढ़ने के बाद आज बहुत सारी जनता को ये समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल गए सर, ये क्या बोल गए एम्पियर सर्किटल लॉ। हिंदी अनुवाद कहता है, वैसे हिंदी अनुवाद में भी इंग्लिश तो आएगी, ये लॉ कहता है कि जब भी आप एक क्लोज्ड लूप का लीनियर इंटीग्रल करते हो मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, तो वो हमेशा म्यू नॉट टाइम्स आता है नेट करंट थ्रेडनिंग द सरफेस के। यहां पे एक ऐसी चीज है जिसने आपको विचलित किया होगा, और वो है नेट लीनियर इंटीग्रल। देखो यहां पे आपको दो वर्ड सीखने होंगे, एक होता है सरफेस इंटीग्रल, एक होता है सरफेस इंटीग्रल।
और एक होता है लीनियर इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल में हम किसी भी चीज को इंटीग्रेट करते हैं उस बॉडी के सरफेस के रिस्पेक्ट में। मैं आपको समझाता हूं। क्या आपको याद है आपने फर्स्ट चैप्टर में ई डॉट डीएस को इंटीग्रेट किया था? तो एक्चुअली में आपने सरफेस इंटीग्रल किया था वहां पे। एक्चुअली में आपने वहां पे सरफेस इंटीग्रल किया था, बिकॉज सरफेस के रिस्पेक्ट में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया था। तो इसको बोलोगे आप सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रल करना है, यानी कि लेंथ वाइज उसको इंटीग्रेट करना है, लेंथ वाइज उसको इंटीग्रेट करना है, लेंथ वाइज उसको इंटीग्रेट करना है, जो कि क्लोज्ड बॉडी के लिए करना है। तो क्या आपको याद है कि क्लोज्ड बॉडी के लिए, क्या आपको याद है क्लोज्ड बॉडी के लिए हम यहां पे गोला बनाएंगे? बस वहां पे क्लोज्ड 3 डायमेंशनल बॉडी थी, लेकिन यहां पे जो बॉडी है वो क्लोज्ड 3 डायमेंशनल नहीं है, वो एक लूप है। आई होप आपने मिस ना किया हो, वो लूप है। आई रिपीट, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या है? नेट लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। बीच में डॉट प्रोडक्ट है, नेट लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स, किसके बराबर होगा? म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रेडनिंग द सरफेस। अब सर ये थ्रेडनिंग वर्ड क्या होता है? अब सर ये थ्रेडनिंग वर्ड क्या होता है? अरे मैं बताऊंगा ना यार, मैं क्यों पैसे लिए आपसे, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज सरफेस इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रेडनिंग द सरफेस। कितना करंट उसको थ्रेड, थ्रेड का मतलब है कितना करंट उसको चीरता हुआ जा रहा है, कितना करंट उसको चीरता हुआ जा रहा है। सर चीरता हुआ कैसे जा रहा है? देखो भाई, अगर ये मेरे पास एक लूप है भाई, देखो अब मैं यहां पे आपको ये इस तरीके से समझा रहा हूं, आगे आने वाले 5 मिनट में कि कोई नहीं समझा रहा है, ध्यान सुन लो, ध्यान सुन लो, ठीक है। यहां पे हमारे पास एक कोई लूप है, ये लूप है, ठीक है, ये लूप है। अब इस ये वैसे तो एक लूप है, वैसे तो एक लूप है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूं ना कि एक एरिया है। वैसे तो ये लूप है, लेकिन इसके अंदर इमेजिन करो ना कि एक एरिया है। वैसे तो ये लूप है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या हुआ? देखो, एक वायर आई, एक वायर आई जो आए करंट लाई, एक वायर आई, इसको ऐसे चीरते हुए निकल गई इसमें से, और आए करंट चीरते हुए गई, तो यहां पे आए आएगा, यहां पे आए आएगा। अरे अरे सर क्या मजाक कर रहे हो? अरे देखो तो, अच्छा अब यहां पे देखो, इसमें से आए करंट चीरता हुआ आया, और यही वायर घूम के इसके अंदर से वापस चली गई। तो पहले आए करंट आया, फिर आए करंट निकल भी गया, तो नेट करंट 0 हो गया, बिकॉज जितना चीरा इस डायरेक्शन में उतना ही चीरा इस डायरेक्शन में, नेट करंट 0 हो गया। अरे नेट करंट 0 हो गया, अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा जी चलो अब देखो इधर, अब अगर यहां से करंट आया और इसने इसको चीरा और वो यहां से गया, और चीर के पीछे से वापस आया और फिर यहां गया, और चीर के फिर यहां आया और फिर यहां गया, और चीर के बाहर निकल गया। यहां से करंट आ रहा है, आ रहा है, जा अरे आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है। बताओ आए कितना हुआ? पहले आए आया, फिर चला गया शून्य, फिर आए आया, फिर चला गया शून्य, शून्य हो गया। अच्छा ऐसी बात है क्या? अब सुनो, यहां से भाई ये वाला थोड़ा ध्यान सुनना, ये वाला थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। ये एक वायर आई, इसको उसने चीरा, और चीरने के बाद ये बाहर से आई है, बाहर से आई है, चीरने के बाद ये ऐसे आई, फिर ये अंदर गई, फिर ये यहां से बाहर आई, फिर ये अंदर गई, फिर ये यहां से बाहर आई, यहां से चीर के बाहर आई, फिर अंदर गई, फिर यहां से चीर के बाहर आई, फिर अंदर गई, फिर चीर के बाहर आई, फिर बाहर चली गई, फिर बाहर चली गई। पहले आए करंट आया, लेकिन अब अंदर से नहीं गया, वो बाहर से आ रही है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये देखो, ये देखो भाई, समझ रहे हो क्या हो रहा है? एक स्पाइरल की तरह हो रहा है, एक स्पाइरल की तरह हो रहा है, एक स्पाइरल की तरह हो रहा है। यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक लूप है, ये एक लूप है, तो ये जो वायर है वो इसके अंदर से आई, ऐसे आई, ये आई, लेकिन गई बाहर से, गई बाहर से भाई।
ये इस वायर के अंदर आई 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 दिख रहा है, लेकिन गई ये बाहर से है, बाहर से गई, फिर इसने अरे तो वहीं से चली गई, फिर इसने एक और छेद किया, फिर ये बाहर से आई, एक स्पाइरल की तरह आ गई। यानी कि पहले आया, फिर एक और आए, फिर एक और आए, फिर एक और आए, फिर एक और आए। तो इसने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार चीरा। तो यहां पे 5 आई आएगा, यहां पे 5 आई आएगा, 5 आई। क्यों हिला डाला ना, 5 आई आएगा, 6 कैसे आएगा? 1 2 3 4 5, ये तो बाहर से आई है, नो 6 5। ठीक है, चलो, कह रहा है क्यों सिला डाला ना भाई तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर, क्यों सिला डाला ना, यस ठीक है। तो इसके ऊपर ऑब्वियसली बात है, हम अगली क्लास में और बात करेंगे, इसको डिराइव भी करेंगे, बहुत सारी बातें और होंगी। लेकिन अभी के लिए अगर ये एक सर्कुलर लूप है और इसमें से एक वायर ऐसे आई अमाउंट ऑफ करंट को चीरते हुए ले जाती है, तो यहां पे आई आ जाएगा, यहां पे आई आ जाएगा। लेकिन इसको और डिटेल में थोड़ा अगली क्लास में समझेंगे, ठीक है, डन है। चलिए, कोई सवाल? थैंक यू तान्या, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट तान्या, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, कोई सवाल? हाँ हाँ, स्पाइरल की तरह आ रहा है, स्पाइरल की तरह आ रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, अगली क्लास में हम पहले एम्पियर सर्किट लगा करके इसकी एप्लीकेशन करेंगे, दैट इज ऑन ट्यूसडे। और फिर ट्यूसडे के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है। थर्सडे तक इसके काफी सारे क्वेश्चन की क्लास लेंगे, एक दो, और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, कुछ बच्चों को ये समझ में थोड़ा सा नहीं आया है, हम अगली क्लास में से कंटिन्यू करने वाले, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, लव यू।